बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 1100 न्यूज़। नाज़रीन, एक खुसूसी प्रोग्राम वॉइस ऑफ फैसलाबाद के साथ सरदार अमीन खान जदोई आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हमारे जो मेहमान हैं फैसलाबाद के डिवीजनल कमिश्नर साकिब मन्नान, जो फैसलाबाद में कम ही अरसे में इन्होंने अपनी न सिर्फ काबिलियत का लोहा बनवाया बल्कि बहुत अच्छे तरीके से ये जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, इसको बड़े ही अच्छे तरीके से रन किया। कैसे है साकिब मन्नान साहब? वेलकम करूँगा आपको। थैंक यू वेरी मच जी, मैं खैरियत से हूँ, बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू फॉर आस्किंग। सबसे पहले पूछेंगे कि चूँकि इस वक्त जो सबसे गंभीर इशू चल रहा है अवाम को, आपको पता है कि अदालत ने भी फैसला दिया चीनी के हवाले से और ख़ासतौर पर रमज़ान इफ्तार के हवाले से पूछना चाहेंगे कि अब तक, क्योंकि आपके दौरे भी ऐसे हैं कि आप संडे वाले दिन भी आप आराम नहीं करते, तो मोस्टली आप उसमें भी तहसीलों के दौरों में होते हैं, तो क्या कहेंगे इस सारे सिनेरियो में कि रमज़ान बाज़ार में अवाम को डिफराम करने के हवाले से क्या किया जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये वाज़े करना ज़रूरी समझता हूँ कि इस वक्त बुनियादी तौर पे पंजाब में चीनी का कोई क्राइसिस है नहीं, और ये बात कोई किसी सोच पे या ख्याल पे मबनी नहीं है। ये बात दलील पे, मंतक पे और लॉजिक पे मबनी है। मैं थोड़ी सी आपको समझा दूंगा तो आपको बात समझ आ जाएगी। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त पंजाब के अंदर जो मिले हैं उनमें 38 लाख मीट्रिक टन चीनी पड़ी हुई है। पिछले साल की पंजाब की खपत 35 लाख मीट्रिक टन थी। तो ये चीज़ बिल्कुल ज़ाहिर है कि हम इस वक्त 3 लाख मीट्रिक टन इजाफी चीनी लेके बैठे हुए हैं, और हम ना सिर्फ पंजाब की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं बल्कि हम किसी दूसरे सूबे की ज़रूरत भी पूरी करने की कोशिश। सर मेरी नज़र में इसकी 2 रीज़न हैं। पहली रीज़न है पैनिक बाइंग। ज़्यादा दूर न जाए, मेरे अपने अजीज़ रिश्तेदारों में, मतलब कल ही एक जगह पे थोड़ी बात करने का मौका मिला, तो जी मैं तो 10 किलो चीनी उठा के ले आया हूँ। मैंने कहा जी आपको भी शुगर है, आपके वाले साहब को भी शुगर है, आपके बड़े भाई को भी शुगर है, ख़ुद भी आप चीनी इस्तेमाल नहीं करते, तो ये 10 किलो चीनी तो आपने 10 साल इस्तेमाल करनी है आगे से। बस ये वो सुना था ख़त्म होने वाली है तो इसलिए उठा के ले आए। थोड़ी सी इस तरह की सोच आप भी एनालिसिस करें, आपके भी इर्द गिर्द पाई जाती है पैनिक बाइंग। तो एक तो मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि हम चीनी में माशाल्लाह सरप्लस है, पैनिक बाइंग की तो ज़रूरत ही कोई नहीं है, कहीं नहीं जा रही चीनी। 38 लाख मीट्रिक टन आपको मैंने ये बता दिया, प्लस वफाकी हुकूमत ने चीनी इंपोर्ट करने का भी मामला चलाया हुआ है। खुदा न खास्ता अगर किसी किस्म की शॉर्टेज आती है, जिसका कि बिल्कुल कोई इम्कान नहीं है, तो वहाँ से भी हम इसको पूरा कर सकते हैं। दूसरी तरफ आ जाएँ कि जो आपको लाइनों की सूरत हाल नज़र आ रही है ख़ासतर रमज़ान बाज़ार में। देखिए रमज़ान बाज़ार में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बाज़ार साहब के विजन के मुताबिक 65 रुपये के हिसाब से फ़ी किलो चीनी फ़रोख्त की जा रही है। ये बुनियादी तौर पे एक, वही मैं कह रहा हूँ ना, 65 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है ना। ओपन मार्केट का रेट, आज का DC रेट निकाल लें 85 रुपये है, रमज़ान बाज़ार का 65 रुपये है। अब 20 रुपये फ़ी किलो हुकूमत को पड़ रहे, सब्सिडी आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत है, एक बहुत बड़ी ह्यूमन एफर्ट है कि जी ये 20 रुपये किस तरीके से कम इसको किया गया है। इसमें मिलों ने भी हमारे साथ ताउन किया हुआ है, वो एक अलग मजमून है, मैं इसमें नहीं जाऊँगा। लेकिन एक मुतवसत तबके के लिए, आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए ये 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये ये बड़े मानी खेज होते हैं, बड़े मानी खेज होते हैं। सबसे पहला जो सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी, आप जब से आपने चाय संभाला उसके ऊपर बड़े अपने तबदुल एक्शन के लिए, और आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है निचले लेवल पे मुख्तलिफ आपके जो ज़िला जाते हैं, तो वहाँ पर बड़ा अच्छा काम भी हो रहा है। लेकिन इसको मज़ीद बेहतर, इसको जिसे कहते हैं कि 20 बुरियों वाले बंदे को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, और साथ में ये भी किया जाता है कि मिसाल के तौर पे जिसके साथ कारोबार करेगा तो 20, 30, 50 किलो तो बुरी तो रखेगा वो, लेकिन इसके ऊपर कोई ऐसी पॉलिसी आप मुरतब नहीं? जी पॉलिसी इस पे आ गई है जी। 2.5 मन से ऊपर अगर आपने रखनी है तो आपको इजाज़त की ज़रूरत है, 2.5 मन से नीचे रख सकते हैं आप। अच्छा, 2.5 मन, इसके लिए आपने एक पैरामीटर ये तय हो गई जी पॉलिसी। बस 2.5 मन से नीचे अगर किसी ने रखी है, हम ये समझते हैं कि ज़ाती इस्तेमाल के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए, या अगर आप कुछ छोटा मोटा ऐसा काम भी करते हैं जिसमें आपकी चीनी की खपत है, जिन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे सप्लाई दे दी, तो उनका ये कंसर्न पाया जाता है कि अगर हमारे पास 20-30 बोरी नहीं होगी तो हम कैसे उसको पैटर्नाइज कैसे करवाएंगे, पूरे शहर में कैसे सप्लाई करेंगे? वो DC साहब से रजिस्टर्ड होकर करें काम, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होती है, सिर्फ डिक्लेरेशन देनी है आपने और आप काम करें, उसमें तो कोई इशू नहीं है।
अच्छा, अगले इशू की तरफ बढ़ेंगे। आपने जब से चाय संभाला, आपने बहुत सारी जो लैंड थी इसके ऊपर पंजाब हुकूमत का बड़ा फोकस था, कब्जा माफिया के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, फैसलाबाद में अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो कि सरकारी हैं, और मैं ज़ाती तौर पे देखा कि मैं ऐसे शहर भी बता सकता हूँ, छोटे छोटे, जैसे मिसाल के तौर पे आप जड़ावाला की मिसाल ले लें, वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म की रिक्टिवेशन हुई, लेकिन वहाँ पे और भी बहुत सारी जगह हैं, सतियाना ले लें, तांदेवाला ले, तो वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल के साथ साथ जितनी जगह हैं वो सारी की सारी सरकार की हैं, लेकिन लोग वहाँ पे करोड़ों रुपए की दुकानें बना के उसको बेच लें। तो इसके ऊपर क्या कोई ऐसा आप कोई टाइट सिचुएशन पे ऐसी कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, निचले लेवल पे कम से कम इस तरह की जो शिकायत है वो ना हो, भाई कोई फेवरेट की पॉलिसी ना हो? इसमें जो हमारा लैंड ग्रैबर और तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन चल रहा है ना, उसकी 3 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी 1 तो वो है जिसमें हम जिसे कहते हैं कि आर्जी तजावुज़ात को हम क्लियर कर रहे हैं, जैसे कि आपके इल्म में है कि बाज़ारों में भी ऑपरेशन पीछे हुआ, शहर में बहुत सारी ग्रीन बेल्ट्स, ये तकरीबन 3055 साइट्स हैं जहाँ पे छोटे छोटे या आर्जी तजावुज़ात हमने क्लियर कराए। इसका जो दूसरा बड़ा पहलू है वो है सरकारी रकबाजात को खाली कराने का। हमने जो इसका सर्वे कराया था उसमें तकरीबन 998 एकड़ के करीब रकबा सरकारी वो नाजायज़ तसर्रुफ़ में पाया गया। नाजायज़ तसर्रुफ़ से मुराद ये है कि उनके पास किसी किस्म की इजाज़त नहीं है, उस रकबे पे वो काश्त कर रहे हैं या बैठे हुए हैं। तो उस 998 में से हमने तकरीबन 836 एकड़ खाली करा लिए हैं, और वो जो थोड़े से रह गए हैं उसमें चूँकि कुछ अदालती लिटिगेशन है, वो हमारी टीम लगी हुई है, इंशाल्लाह खाली करा के हम उस पर भी आ जाएंगे। ये हमारा उसका फ़ेज़ 2 है। फ़ेज़ 3 में फिर हम डील करते हैं जो ओवरसीज़ की दरख्वास्तें हैं। वो दरख्वास्तें हमारे पास जो इस वक्त पेंडिंग हैं तकरीबन 250 से ऊपर, और उसकी मजमूई तादाद बनती 36 एकड़। उस 36 एकड़ में हम 23 एकड़ खाली करा चुके हैं, वो भी थोड़ा सा पोर्शन बाकी रह गया है। तो वो ओवरसीज़ की दरख्वास्तें हैं, क्योंकि ओवरसीज़ का एक इशू ये ज़रूर होता है कि वो फ़िज़िकली यहाँ मौजूद नहीं होते, फिर उनकी कोई पैरवी करने वाला नहीं होता। तो महकमे ने मिलजुल के और यहाँ पे जो ओवरसीज़ की कमेटी बनी होती है उन्होंने वो काम करना होता है। तो ये काम थोड़ा माजी में तो इस पर निगलेक्ट होता रहा, लेकिन अब हमने तकरीबन 80% प्रोग्रेस उसके भी ऊपर कर ली है। इसके ऊपर कोर्ट्स भी कायम करनी चाह रही है पंजाब हुकूमत। तो बहुत सारे जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तान में कहीं कंसर्न पाया जाता है कि यहाँ पे उनको वो फैसिलिटीज़ या वो उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती, या उनकी जो जायदाद होती है वो उसके ऊपर कब्जा कर लिया जाता है। तो अब क्या आप समझते हैं कि पंजाब हुकूमत का जो इनिशिएटिव है कोर्ट्स का, तो ये बेहतर इससे हो पाएगी रिजल्ट? जो सर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल हैं, देखें सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें बहैसियत कौम उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो अपना खून पसीना और वक़्त दयारे गैर में बैठ के पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पे हमें वो ज़र मुबादला कीमती भेजते हैं। दूसरी चीज़ मैंने ये देखी है कि जितने भी कब्ज़ों के और परेशानियों के केस हैं ना ओवरसीज़ के, उसके पीछे कोई ना कोई उनका अपना अजीज़ ज़रूर शामिल है कि जी मैंने जी वो मामे के बेटे को पैसे भेज दिए, मैंने अपने मसेर को पैसे भेज दिए, उसने ऐसे कर लिया, उसने ऐसे कर लिया। वो असल में होता ही है कि ख़ुद यहाँ पे होते नहीं हैं, किसी गलत आदमी के ऊपर वो एतबार कर बैठते हैं। वो आदमी उनके एतबार से खेलता है, उनके पैसे से खिलवाड़ करता है, बेचारे फिर उसके बाद वो परेशान होते हैं, दरख्वास्तें देते हैं। जो बात आप कह रहे हैं कि इसका एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया जाए ताकि इनके जो मामलात तारीखें डल रही हैं और अदालतों में वक़्त ज़ाया हो रहा है, वो बात ज़ेरे गौर है यकीनन। उसका एक मसवदा गया हुआ है असम्बली में पास होने के लिए, वो जैसे फिर कानूनी शक्ल इख्तियार करेगा तो आपको आगाह करूँगा। अब तक आप कितनी ज़मीन जो है, कितने अरब की, मैंने सुना कि 60 अरब से भी शायद ज़्यादा ज़मीन जो है डिवीज़न फैसलाबाद की जिस वक्त कितनी आप? हाँ जी, वो फिगर आपका ठीक है। असल में तो इसको ज़्यादा जिस तरह मैंने अर्ज़ किया ना, हमें एकड़ में देखना चाहिए। जिस तरह 998 एकड़ रकबा है जो हमें गैर कानूनी तसर्रुफ़ में नज़र आया, और उसमें से हमने 836 को वागुज़ार करा लिया है। अब अगर हम उसको डीसी रेट के हवाले से देखें तो वो जिस तरह आप फरमा रहे हैं अरबों में रकम बनती है, और मार्केट रेट से देखें तो खैर उससे भी ज़्यादा बनती है। असल में हजूर इसमें जो करने वाला काम है ना, वो ये है कि रकबा वागुज़ार कराया, ये तो है उसका पहला मरला। इस मरले से बाहर आने के बाद हम ज़्यादा बड़े मरले में दाखिल हो रहे हैं, और वो ये है कि फिर हमने इस रकबे का करना क्या है। तो यहाँ पर अब 2-3 इनिशिएटिव लिए हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, जिसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि वो रकबा जात जो हमें किसी न किसी सरकारी प्रोजेक्ट के लिए दरकार हैं वो हम अलहदा कर लें। वो हॉस्पिटल बनना है, कोई स्कूल बनना है, कोई दफ्तर बनना है, कोई इमारत बननी है, वो हम अलहदा कर लें।
और जो बाकी के रकबा जात हैं उनको हम आरजी अलाटमेंट, आरजी कास्ट या किसी दूसरी जो स्कीम्स चलती हैं ना, ज़राई स्कीमें चलती हैं, उसमें दे दें या कमर्शियल ऑक्शन कर दें। तो वो हमने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। जो रकबा जात हमें चाहिए उसकी फ़हरिस्त हमने अलहदा कर ली है। बाकी रकबा जात को हम ये टेंडर स्कीम के अंदर लेके जा रहे हैं ताकि सरकार को बाज़ाब्ता तौर पे उससे को आमदनी होनी भी शुरू हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मुल्क के अंदर अगर एक रकबे के ऊपर काश्तकारी होती है, उस पर गंदम लगती है, तो बुनियादी तौर पे हमारी मैशियत के अंदर अनाज का मसला भी हल होता है ना, इस चीज़ को भी देखना चाहिए। तो उस तरफ लेके जा रहे हैं इसको। अच्छा, हम प्रोग्राम क्या भाई, सबसे मेजर इशूज में हमारा मुल्क जो फेस कर रहा है कोरोना की वबा है, इसमें सबसे बड़ा क्योंकि हमारा शहर फैसलाबाद है, इसको बिल्कुल डार्क सिटीज़ भी करा दिया गया कि भाई यहाँ पे जो रेशो है वो हॉस्पिटल्स भर चुके हैं। और जिस तरह की जब से आपने चार्ज संभाला आपने इसको बड़ा फोकस रखा, आपका पहला दौर मुझे याद है, तो इसी हवाले से था कि SOPs और हॉस्पिटल्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जाए। तो इस वक्त जो फैसलाबाद है, आप नहीं समझते कि यहाँ पे जो लोग हैं या आवाम जो है वो उस तरह से कर नहीं पा रही, जिस तरह के हमारे PM जो इमरान खान साहब उन्होंने भी बताया कि आवाम जो है इसके ऊपर अमल नहीं कर रही। तो अब आपकी मदद के लिए, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के लिए फौज को भी साथ आपको मिलाया गया, तो क्या कहेंगे कि SOPs के लिए फैसलाबाद क्या 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 समझेगा? मैं जी इस पे आपको अर्ज़ कर दूं कि जो इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप है इमरान खान के सरबराही में, और जिसको हम पब्लिक पॉलिसी कहते हैं, वो बड़ी क्लियर है। और वो पब्लिक पॉलिसी ये है कि हमने लॉकडाउन नहीं करना। ये इस रियासत का फ़ैसला है। अवाम ने जिन लोगों को वोट दिया और जिनको इख्तियार दिया कि वो उनका फ़ैसला करें, उन्होंने ये फ़ैसला किया है। तो पहली बात तो ये है कि हमें इस बात पर तबसरा नहीं करना चाहिए कि इस लॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये फ़ैसला कर दिया ईवान इक़्तिदार ने कि अभी हमने लॉकडाउन नहीं करना, ये बात तय हो गई। लेकिन इसके साथ एक और बात भी तय हुई है, और वो बात ये तय हुई है कि हमने अपने मामलात को SOPs के मुताबिक करना है। SOPs बड़े सिंपल हैं। मास्क लगा के रखना है, एक दूसरे से मुलाकात नहीं करनी, हाथों को बार बार धोएं या सैनिटाइज करें। यानी ये बुनियादी से 2-3 बातें, कोई बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। देखने में ये आया है कि लोग एहतियात इख्तियार नहीं कर रहे। अब देखें, ये 11 अप्रैल से ऑनवर्ड्स शादियों पे बैन लगाना पड़ा फैसलाबाद में। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि जी मास्क लगा के और सारे वो अपने आप को कवर करके आप शादी हॉल के दरवाजे पे तो पहुंच जाते हैं, वहाँ पे जो पुलिस वाला खड़ा है उसको आप अपना टेम्परेचर भी चेक करा लेते हैं। अब अंदर जाके जनाब मास्क उतार के जेब में डाल लिया, एक दूसरे से गले भी मिल लिया, एक दूसरे का तस्वीरें भी खिंचा ली और साथ मिल के बैठ भी गए, एहतियात ना की। और हमारे सामने और आपके नोटिस में भी केस होंगे कि शादी अटेंड करके आए, घर के 15 अफराद को कोरोना हो गया, शादी अटेंड करके आए, घर के 25 अफराद को कोरोना हो गया। बेहतियाती की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अब इस बेहतियाती का नतीजा ये है कि इस वक्त फैसलाबाद में कोरोना की सूरत हाल बुनियादी तौर पे बेकाबू हो चुकी है। मैं आपको बताऊं कि ये कितनी बड़ी परेशानी है कि मतलब पाकिस्तान पूरा ही इस वक्त कोरोना से नबुर्द आज़मा है, और पाकिस्तान में कोरोना का मरकज़ पंजाब है, और आप यूँ समझ लें कि पंजाब में कोरोना का मरकज़ इस वक्त फैसलाबाद है। और ये सारी लोगों की बेहतियातियाँ जो मतलब शादियों में जा रहे हैं या शॉपिंग कर रहे हैं, सारा कुछ जो हो रहा है ये उसका नतीजा है। फैसलाबाद डिवीज़न में 880 हाई ऑक्सीजन सप्लाई है, जिसको आप कोरोना बेड कहते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में 880 बेड्स हैं। आप प्राइवेट का फिगर भी मिला लें तो डबल कर लें आप इसको, 15 से 2000 डबल कर लें आप इसको। अच्छा, अब हाई ऑक्सीजन से मुराद ये है कि वो बंदा जिसको 15, 16, 17, 18 लीटर तक की ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि 18 लीटर से ऊपर फिर उसको वेंटिलेटर लगता है। वेंटिलेटर हमारे पास ले दो कि तकरीबन 200 के करीब है। इस वक्त अलाइड हॉस्पिटल जो हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे तकरीबन 250 मरीज़ दाखिल हैं, सारे के सारे ऑक्सीजन पे लगे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है, जिसको सिविल हॉस्पिटल कहते हैं, 108 मरीज़ आज सुबह की मैं फिगर देख रहा था, वहाँ पर दाखिल है। गुलाम अहमदाबाद हॉस्पिटल को हमने स्टैंड बाय हॉस्पिटल के तौर पे रखा हुआ है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जिसका कि पिछली वेव में बिल्कुल एक भी मरीज़ वहाँ पे नहीं भेजा था, वहाँ पे 3 वार्ड्स को हमने कोरोना वार्ड में तब्दील कर दिया है, और ये फ़ैसला हो चुका हुआ है कि बच्चे वहाँ पे रेफ़र होंगे जितने भी कोरोना के मरीज़ होंगे। रोज़ के 200 से 250 लोग अलाइड हॉस्पिटल आते हैं सिर्फ अपने टेस्ट कराने के लिए। इस वक्त उस 200-250 में से 30-40 अफराद वो पॉजिटिव आते हैं, लेकिन ये जो फिगर है, यानी पहले 200 लोग आते थे तो 10 लोग पॉजिटिव होते थे,
फिर 200 लोग आते थे तो 20 लोग पॉजिटिव होते थे, फिर 200 लोग आते थे तो 30 पॉजिटिव होने शुरू हो गए। आज 200 लोगों का टेस्ट कराएं तो 40 लोग पॉजिटिव होते हैं। 10 दिन और गुजर गए तो 200 लोगों का टेस्ट कराएंगे तो 50-100 पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। मेरी बात सुने कि अगर आपके रोज़ 100 मरीज़ पॉजिटिव आने शुरू हो जाते हैं तो 880 बेड तो एक हफ्ते की मारे। और जिस दिन आपका कोई अजीज, मेरा कोई अजीज या कोई ऐसा शख्स जिसको मैं और आप नहीं जानते, वो इसलिए सड़क पे मर जाए कि जी इसको अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, इससे बड़ी को क़यामत हो सकती है, कोहराम मच जाएगा इस माशरे में। अब हमने इसको रोकना कैसे है? रोकना हमने एहतियात करके रोकना है। और मैंने बार बार मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि एहतियात तो बड़ी सादा सी है। मास्क लगाएं, हाथ साफ करें, एक दूसरे से समाजी फासला रखें, बाकी करें सारा कुछ। नाज़रीन, ये बहुत ही अहम पॉइंट जो साकिब मनान साहब बता रहे हैं कि इस वक्त वाहिद जो हल है, वाहिद जो इलाज है वो सिर्फ और सिर्फ एहतियात है। अच्छा, मैं प्रोग्राम आगे बढ़ूँगा, जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है, पोलियो और डेंगू के हवाले से भी आप बहुत सारी आप मीटिंग्स में मसरूफ होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डेंगू का हमारा जो मुल्क है वो भी ऐसे कोरोना की तरह जो है ना इसमें बड़ा फेस किया। तो इस वक्त जो है वो क्या सूरत हाल है, वो कहाँ तक रसाई, इसका क्या नहीं? डेंगू का तो अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में जी इस वक्त कोई केस नहीं है, और हम बेसिकली उसे आप कहते हैं जी वेक्टर सर्वेलेंस, यानी चूँकि डेंगू फैलता है ना मच्छर के ज़रिए, तो वो हमारी टीमें उसकी सर्वेलेंस करती रहती हैं। और हमने टारगेट दिया हुआ है जी कि इतनी आपने शॉप्स चेक करनी है, इतने आपने घर चेक करने हैं, इतने आपने ओपन एरियाज चेक करने हैं, और वहाँ पे अगर कोई लार्वा नज़र आता है मच्छर का तो उसका आपने सद्देबाप करना है। तो वो हमारी जो इंस्पेक्शन हैं वो अबव टारगेट है, यानी अगर एक दिन में 1000 इंस्पेक्शन हमने टारगेट रखा हुआ है तो 1100-1200 कर लेते हैं लोग, और अभी तक उसमें कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा। तो आपके हवाले से मैं ये ज़रूर सुनने वालों को गुजारिश करना चाहूँगा कि चूँकि ये डेंगू का मामला जो है ना पानी से फैलता है, पानी खुला पड़ा रहेगा, उसमें मच्छर की नशोनुमा होगी और फिर वो डेंगू का सबब बनेगा, वो सीज़न होता है। तो एक तो ये है कि पानी को खुला बिल्कुल कहीं ना छोड़ें। दूसरा ये है कि मच्छर से खुद भी एहतियात करें, घर में वो आपस में आपने लोशन लगाना है या जो भी आपने मॉस्किटो नेट लगाना है या कोई धुनी देनी है, जो भी आपने करना है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, हम और आप जब बचपन में थे तो ये सारी कार्रवाई रोज़ाना की बुनियाद पे हुआ करती थी, तो अब भी हमें करनी चाहिए। तो उससे ये है कि अगर ये हम अगले 15-20 दिन गुजार लेते हैं एहतियात से तो इंशाल्लाह फिर डेंगू के मसले से तो हम बाहर आ जाएंगे। पोलियो जो है मुसलसल देखा जाता है, हर 3 महीने बाद एक कैंपेन चलती है, पानी पिलाते हैं, तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह सर ये है कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में रह गया है जहाँ पे अभी भी पोलियो के केसेस निकल रहे हैं। अब दुनिया तो पोलियो से निजात हासिल कर चुकी हुई है, और जितनी ज़्यादा तरक्की पोलियो वैक्सीन ने की है, यानी आप सिर्फ मुआवजा कर लेना कि इस वक्त कोरोना की वैक्सीन जो है उसकी 4-5-6 मुख्तलिफ टाइप्स हैं, हर वैक्सीन के ऊपर बहस हो रही है, फतवे आ रहे हैं, डॉक्टर भी क्लियर नहीं है, अवाम भी क्लियर नहीं है, प्रैक्टिशनर भी क्लियर नहीं है। उसके मुकाबले में अगर आप पोलियो को देखें, वैक्सीन से बहुत आगे हम कतरे की स्टेज पे आ चुके हैं। जी बच्चे को आप 2 कतरे पिला दें वो महफूज है। तो इस कदर वैक्सीन ने तरक्की कर ली, उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर पोलियो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। उसकी वजह ये है कि बाज़ औक़ात पेरेंट्स रेजिस्ट करते हैं, वो इस चीज़ में मुज़ाहमत पैदा करते हैं कि जी ये कतरे बच्चों को हमने नहीं पिलाने। अब हम कैंपेन चलाते हैं, हम 2 लाख बच्चे को पिलाते हैं, उसमें से एक भी मिस हो जाए तो वो एक जो मिस हुआ है ना वो ज़रब ज़ीरो कर देता है बाकी के 2 लाख। इसलिए हमें बार बार कैंपेन चलानी पड़ती है। अब होता ये है कि हमने कैंपेन चलाई, कैंपेन चलाने के महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद एक पॉजिटिव केस निकल आया, तो फिर वो पूरी कैंपेन पे सवालिया निशान आया था, हमें वो दोबारा करनी पड़ती है, उसके ऊपर खर्चा भी आता है। सर अगर आज सारे लोग अपने बच्चों को पिला लें कतरे तो ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, ये बड़ी अहम बात है कि अपने बच्चों को कम से कम ये जो हुकूमत है आपके लिए जो सारी कैंपेन्स लेके आती है उसके ऊपर अमल भी करना ज़रूरी होता है। अच्छा, प्रोग्राम के आगे बढ़ना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है पंजाब हुकूमत का रेवेन्यू के हवाले से। अच्छा, आपने जब से चार्ज संभाला रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से और रेवेन्यू कितना जनरेट हो चुका है अब तक, तो इस हवाले से क्योंकि हुकूमत सारी बात है, जब तक रेवेन्यू नहीं इकट्ठा होगा तो सारी बात है आपकी वो जो एक गुडविल या जो एक आपकी कारकर्दगी उसके ऊपर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा हो जाता है। तो अब तक क्या सूरत हाल है रेवेन्यू के हवाले से? तो देखें इस वक्त हुकूमत ने पैकेज दिया हुआ है, ये पैकेज पिछले कोरोना में आया था और 30 जून तक ये पैकेज चल रहा है। उस पैकेज के अंदर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पे 3% से कम करके उसको 1% कर दिया गया हुआ है। तो लामाला जहाँ पे हम पहले 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करते थे,
अब हम तो 1 करोड़ इकट्ठा नहीं कर सकते ना, अब तो वो 1% रह गया है, मतलब 1/3 रह गया ना उसका, तो हमने तो 33 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं। तो अगर उस मद से आप देखें या उस पैराए में आप देखें तो यकीनन हम प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो हमारा रेवेन्यू टारगेट है उसमें हम पीछे, और हमने पीछे ही रहना है। उसको पिछले साल से तो आप मुआवजा कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने एमनेस्टी भी दी हुई है और एक पॉलिसी के तहत हम चल रहे हैं। दूसरी जो इसके अंदर कैटेगरीज हैं जिसके अंदर रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे पास ख़ास तौर पे कमिश्नरेट में है, वो प्रॉपर्टी टैक्स और ज़राई इनकम टैक्स, रजिस्ट्रेशन फ़ीस और आबियाना और मालिया, इन मुख्तलिफ मदों में यहाँ पे पैसे इकट्ठे होते हैं। तो सुना कि इसको जो है वो अब किया जा रहा है। जी, वो तो सारा उसका बी पेमेंट का प्रोग्राम आ गया है। ज़राई इनकम टैक्स का तो बहुत ही आसान सिस्टम आ गया है कि जिस बंदे ने भी अपनी फाइलिंग करनी है FBR को, वो वहाँ पे ज़राई इनकम टैक्स के खाने में अपनी इनकम शो करेगा। वो जैसे ही उस बटन को क्लिक करेगा हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, हम उसके साथ में फहमीदे साफ कर लेंगे। फैसलाबाद टेक्सटाइल सिटी होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा ज़रूरी हब भी है। यहाँ पे जो काश्तकार हैं वो अक्सर इस हवाले से परेशान हैं, जैसे अपना गन्ने की पेमेंट सोच रहे हैं या दूसरे मामला हो रहे हैं, तो इन चीज़ों में जो काश्तकार है उसको फैसिलिटेशन के हवाले से आप डिविजनल इंतजामिया को बता दें। हमारे यहाँ पे बुनियादी तौर पे ना कमिश्नर साहब की सरबराही में एक एग्रीकल्चर एडवाइजरी बोर्ड बना हुआ है, और उसके अंदर चारों अजला की जो हमारी सब्ज़ मंडियाँ हैं, वेजिटेबल मार्केट्स हैं, उनकी नुमाइंदगी मौजूद है। उसके बाद फिर सिलेक्टेड काश्तकार, जो बड़े काश्तकार हैं 5-6 मरबे के जो मालिक हैं, उनकी नुमाइंदगी मौजूद है। तो ये एक बहुत बड़ा बोर्ड है जो कि मौजूदा हुकूमत ने तश्कील दिया। इसमें तकरीबन 45 मेंबर हैं फैसलाबाद डिवीज़न से। 3 दिन पहले ही मैंने उसका इजलास किया है। तमाम किस्म के कमिश्नर साहिबान उसका रेगुलर इजलास करते हैं। वहाँ पे फिर काश्तकारों के हवाले से जो मुख्तलिफ मसाइल हैं उन पे डिस्कशन भी होती है, और उसके ऊपर फिर हम पॉलिसी का भी इजरा करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं थोड़ा सा आपको अर्ज़ कर दूँ कि जो एग्रीकल्चर एडवाइजरी कमेटी की पिछली मीटिंग हुई, वहाँ पे 1-2 बड़े अच्छे फ़ैसले हुए काश्तकारों को सहूलत देने के हवाले से। एक तो ये है कि जो बीज इस दफ़ा मिल रहा है उसके ऊपर काश्तकार को डायरेक्ट सब्सिडी दी जा रही है, जो खाद मिल रही है उसके ऊपर काश्तकार को डायरेक्ट सब्सिडी दी जा रही है, और हमने एडवाइजरी कमेटी के मेंबरान को ही बेसिकली उस वाउचर स्कीम में डाला हुआ है। प्लस वहाँ पे एक और तजवीज़ ये भी बड़ी अच्छी आई, उसको भी हमने अमल दरामद शुरू कर दिया है कि हर वेजिटेबल मार्केट में वहाँ पर फार्मर्स कॉर्नर खोल दिया गया। यानी जहाँ पे जितने शेड हैं या जिनको वहाँ पे उर्फ़ आम में बाड़ा कहते हैं, वो तो आमतौर पे कमीशन एजेंट या आड़तियों के पास है, लेकिन हर मार्केट में 2-2, 3-3, 4-4 बाड़े मुख्तस कर दिए गए हैं कि कोई भी बंदा ला के वहाँ पर अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। उसको आड़ती की, मिडल मैन की, कमीशन एजेंट की ज़रूरत ही नहीं है। वो हमने शुरू करा दिया है, वो एक अलहदा वहाँ पे हमने बना दिया। सबसे जो इस वक्त ज़रूरी एक और काम हमने किया है, वो भी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार साहब की हिदायत के मुताबिक है। वो ये इंसाफ शॉप्स का है। अगर वो इंसाफ सस्ती शॉप का, उसका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है इस सिलसिले में। और उसके पीछे एक बड़ी ही सादा लेकिन मौसर दलील है, और वो दलील ये है कि जी सुबह जिस वक्त 5 बजे आड़त हुई, आड़त होने के बाद हर आइटम का एक रेट निकल आया। ये आलू का ये रेट है, प्याज का ये रेट है, बैंगन का ये रेट है, एक रेट निकल आया ना। वहाँ पर एक छोटा सा हेल्प डेस्क बना दिया हमने हर मंडी में। हमारे पास रजिस्टर्ड मोबाइल शॉप्स वाले हैं, उस आड़त के रेट पे उसको वो सामान वहाँ से उठवा दिया जाता है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि आड़ती का कमीशन, फड़िए का कमीशन, ट्रांसपोर्टर का कमीशन, फलाना कमीशन, वो सारे कमीशन बच जाते हैं। वो हर चीज़ का रेट 10 रुपये, 12 रुपये, 11 रुपये खुद ही डाउन हो जाता है। हमें को ख़ास उस पर उस तरीके से एफर्ट नहीं करनी पड़ती। प्लस ये है कि मोबाइल शॉप है, उसको अंदाज़ा है कि वो कितना का काम एक दिन में कर सकता है कि यार अगर मैं 10 किलो आलू उठाऊँगा तो मैं बेच लूँगा। वो इतना ही सामान उठा के जाता है, कैश पे वो लेता है, शाम को कैश पे वो करता है। उससे है कि गवर्नमेंट की भी एक नेक नामी है, लोगों को अपनी दहलीज़ के ऊपर सस्ती चीज़ मार्केट उसके आड़त के रेट पे दस्तयाब है। तो वो हम इस वक्त तकरीबन 150 मोबाइल शॉप्स रजिस्टर कर चुके हैं फ़ेज़ 1 में। पिछले हफ्ते डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने आना भी था इसका इफ्तिताह करने के लिए, पर उनकी तबीयत नासाज हो गई तो वो तशरीफ़ नहीं ला सकें। लेकिन हमारा ये एक अच्छा इनिशिएटिव चल रहा है। मेरी गुजारिश होगी कि मैं थोड़ा ब्रीफ आपको उस पर दे दूँगा, लोगों को ज़रूर आगाह कीजिएगा उसके बारे में। अच्छा,
क्योंकि फैसलाबाद जो टेक्सटाइल सिटी आपको पता है जी। यहाँ पे जो डेवलपमेंट है आपका खास तौर पे एफडीए जो है, अच्छा क्योंकि अभी रिसेंटली उनके चेंज हुए डॉक्टर फैसल अजीम साहब ने चार्ज संभाला है। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ा जो इशू देखा गया है कि जो सड़कें हैं उनके पेच वर्क तक नहीं है, कोई जो गटर मेन रोड खुले हुए तो वैसे के वैसे ही खुले हुए हैं। अच्छा, और हमारे जितने बाईपास है बहुत सुना जा रहा है, बड़े अच्छे से ये लोग आवाम की, क्योंकि मैं इसके ऊपर ज़ाती तौर पर दर्जनों प्रोग्राम कर चुका हूँ, इसमें लोगों की ये हाहाकारी है कि हमारे जो रोड्स हैं, खास बाईपास हैं या दूसरे तीसरे, उनकी हालत अभी तक, लेकिन सुनने में आता है कि जो उसका जो टेंडर पास हो गया, उसके बिल पास हो गया। नहीं, टेंडर उसका कोई पास नहीं हुआ, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हाँ जी, बुनियादी तौर पे तो हुआ इस तरह था कि नवंबर पिछले साल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब वो फैसलाबाद तशरीफ़ लाए थे। तो उस वक़्त एक बहुत बड़ा पैकेज है जो उन्होंने कहा जी कि 13 अरब रुपए का मैं ऐलान करता हूँ ज़िले के लिए, और उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस पर इंतज़ामिया पे छोड़ दिया भी आप एनालिसिस कर लेंगे 13 अरब रुपए में आपने क्या क्या काम करना। उसके अंदर को तकरीबन आप समझ लेंगे इस 13 अरब में से 40% जो है वो रोड सेक्टर को जा रहा है। फैसलाबाद के आप माशाल्लाह रिहायशी हैं, मेरे से बेहतर इस बात को समझते हैं कि फैसलाबाद का अरेंजमेंट इस तरह से है कि एक तरफ मतलब दरमियान में न्यूक्लियस सिटी सेंटर है, और फिर ये जड़ामला रोड, सतियाना रोड, जंग रोड, चनियोट रोड, और इस तरह से ना, यानी वो सिटी सेंटर से एक जैसे चारों चेन पूरी चारों तरफ में निकल रही है, जैसे एक सितारा होता है ना, इस किस्म की अरेंजमेंट है इस शहर की। लिहाजा यहाँ पे हमने प्लानिंग जो की वो ये थी कि हम वो तमाम सड़कें जो मुख्तलिफ अतराफ से शहर की तरफ आ रही हैं उनको फ़ेज़ 1 के अंदर मुकम्मल करें। तो इसमें से 11 सड़कें जो हैं वो हाईवे के पास हैं और 8 सड़कें जो हैं वो कारपोरेशन के पास हैं। और ये जितनी बड़ी बड़ी इसके अंदर मेन रोड है, इसमें जड़ावाला रोड है, जंग रोड है, सतियाना रोड है, चनियोट रोड है, ये सारी ना उसके अंदर शामिल हैं। वो मैं आपसे ना प्रोग्राम के बाद शेयर कर लूँगा, स्क्रीनशॉट उसमें आपको नज़र आ जाएगा। हमने एक नक्शे गूगल मैप के ऊपर ना उसका पूरा लेआउट बनाया है। ये रोज़ों से कुछ दिन पहले ही उसके पैसे अप्रूव हुए हैं। इसकी टोटल मालियत जो हाईवे डिपार्टमेंट के पास है वो 4.5 अरब रुपया है, और जो कारपोरेशन के पास है वो तकरीबन सवा अरब रुपया वो ये है, ये तकरीबन 6-7 अरब रुपया बनता है। ये बहुत बड़ा पैकेज है। इसके फंड अप्रूव हो गए हैं, इसकी अप्रूवल्स भी सारी हो गई हैं। जो तो फैसलाबाद के शहरी यकीन, हाँ, सारी इसकी अप्रूवल हो गई है। 3 स्कीमों के टेंडर भी लग गए हैं, 3 स्कीमें टेंडर में चले गई हैं और बाकी स्कीमों के टेंडर आ रहे हैं। तो टारगेट हमारा ये है कि हम ईद के फ़ौरन बाद इस पर काम शुरू कर दें, क्योंकि आपको पता है ईद में ज़रा लेबर भी छुट्टी पे चली जाती है, तो वो तकरीबन 6ठी-7वीं फिर शवाल को वापस आना शुरू करते हैं। तो ईद के फ़ौरन बाद हम इस पर काम शुरू करा देंगे। अच्छा, बिल्कुल। प्रोग्राम के लास्ट में आप बड़ा आपका लाइव जोन हमने देखा कि इतने जितना अर्सा आपने यहाँ पे गुजारा, आपने हर एक तबका फ़िक्र को जो है ना सिर्फ अपने साथ अटैच किया, बल्कि बड़े धीमे तरीके से आपने उनको अपने साथ जो शामिल भी किया। अच्छा, यहाँ पे जो टेक्सटाइल की सिटी है तो बहुत सारे डोनर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसा, तो क्या आप ऐसी कोई तरगीब भी दे रहे हैं कि इस हवाले से कि जैसे कि मिसाल के तौर पर पनाह का कैंप की गई है या लंगर खाने चल रहे हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें जिस तरह की कोरोना हमारा बढ़ रहा है तो मरीजों को फैसिलिटेट करने के लिए कोई डोनर्स हज़रात भी आपके साथ भी अपना साथ दे रहे हैं? हाँ जी, वो तो खैर फ्रेंड्स ऑफ हॉस्पिटल के नाम से भी डोनर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। पिछले दिनों एक साहब ने तकरीबन 2500 वैक्सीन अतिया की हॉस्पिटल में। अच्छी बात यह है कि इस तरह के लोग बड़ा दर्द दिल रखते हैं और उनकी ख्वाहिश ये होती है कि जी मेरे एक हाथ को भी, अगर एक हाथ दे रहा है तो दूसरे हाथ को भी पता न लगे। तो मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन मेरे ज़ाती नॉलेज में है, और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस तरह की नेकी का काम किया। बड़ी अचीवमेंट्स मैंने देखा अपने क़ुव्वत वालों को, और दूसरे जी सारों को हमने एंगेज किया हुआ है। नहीं, एक और प्रोजेक्ट जिसको हम करने जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा जिक्र आपसे कर देता हूँ, वो हम चैम्बर की मुआवनत से करने जा रहे हैं। वो ये है कि यहाँ पे एक दरीना मुतालबा चल रहा था कि फैसलाबाद को सेफ सिटी बनाया जाए। अब जो लाहौर का प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 8-9 अरब का है, जो प्रोजेक्ट पिंडी का है वो भी तकरीबन 6 अरब का है। इस तरह करतारपुर में जो प्रोजेक्ट बनाया गया वो 3 अरब रुपए का है। तो इस तरह की रकम हमें ना मिल सकी आज तक ना, जिसकी वजह से फैसलाबाद में सेफ सिटी का प्रोजेक्ट ना हो सका। लेकिन हमने एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है और उसके अंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फैसलाबाद ने बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट का डिज़ाइन मुकम्मल हो गया है। हमने जहाँ जहाँ पे सेफ सिटी के कैमरे लगाने हैं उसके अंदर पूरे ट्रैफिक सिग्नल्स को उसको भी इंटीग्रेट करना है, पुलिस की भी उसके साथ मामलत हो गई है, तो उसका डिज़ाइन सारा तैयार है। चूँकि जो प्रेसिडेंट हैं फैसलाबाद चैम्बर के हाफिज़ शाम साहब, उनको कोरोना हुआ है,
तो वो करंतना आजकल दस्तयाब नहीं है। तो मुझे अल्लाह ताला उनको सेहत नसीब करे, तो वो जैसे ही सेहतयाब होते हैं, रूबा सेहत होते हैं, तो ईद के फ़ौरन बाद आपको फैसलाबाद में सेफ़ सिटी नज़र आएगा, और वो सेफ़ सिटी टोटली हम डोनर्स की मावनत से कर रहे हैं, जिसमें कि चैम्बर का रोल है। जी जी, ऐसा है। ये फैसलाबाद की ये चीज़ डिमांड है आपके जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, और इसमें आए रोज़ जो हमारे वाक़यात जो फैसलाबाद में ये बड़े वाक़यात होते हैं जी। आगे इंडस्ट्रियल स्टेट की तरफ आप चले जाएँ, वो ज़रा बयाबान हो जाती है ना सड़क, ख़ास तौर पर ग़ुरूब आफ्ताब के बाद बड़े वाक़यात होते हैं। तो ये है कि चले वहाँ पे अच्छी सर्वेलेंस हो जाएगी, वाक़यात बंद होने नहीं, और एक दो बंदे पकड़े गए तो फिर सीधा हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा, रमज़ान मुबारक का महीना इस वक्त वक्त समेटने वाला, तो उलमा कराम का और आपका जो बिल्कुल लाइजोन है बिल्कुल अच्छा है, तो क्या कहेंगे कि अमन अमान के हवाले से जो जिस तरह के हमारे अभी 20 दिन बकाया हैं हमारे रोज़ों के, तो क्या उलमा से क्या कहेंगे कि जी उलमा के साथ हमारा बड़ा अच्छा लिज़ान है। हमने रमज़ान से पहले उलमा और ताजरों की मीटिंग भी कराई थी एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस के हवाले से, बड़ा अच्छा उसके अंदर काम हो रहा है, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। पिछले दिनों जब मामला थोड़ा सा तहरीक बैक का भी चलता रहा, उसके अंदर भी हमारी अमन कमेटी ने और फीस कमेटी ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। यहाँ पर इक्का दुक्का वाक़यात पेश आए, लेकिन आप ये देखेंगे किसी किस्म की को हमें शेलिंग नहीं करनी पड़ी, किसी किस्म का कोई लाठी चार्ज नहीं करना पड़ा, किसी किस्म की कोई इस तरह की सख्त कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। उलमा को बीच में डाल के हमने बड़े अफ़ाम व तफ़हीम के साथ टेबल टॉक करके सारे मामला को हल कर लिया। तो इससे यह है कि शहर का अमन मान की सूरत हाल बेहतर होती है। प्लस बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से भी यहाँ पे बड़ा अच्छा काम हो रहा है, लोग माशाल्लाह एक्टिवली काम कर रहे हैं। जो हमारी ये बैनुल मज़ाहिब कमेटी बनी हुई है उसके अंदर ना सिर्फ तमाम जो मकतबा फ़िक्र हैं, शिया सुन्नी बरेलवी जो मेन आपके हैं अहले हदीस, उनकी नुमाइंदगी है, बल्कि क्रिश्चियन सिख और हिंदू की नुमाइंदगी भी है। बहुत कम लोगों को पता है, या मुझे कम से कम नहीं पता था कि ज़िला फैसलाबाद के अंदर सिखों की, हिंदुओं की भी मौजूदगी है क्रिश्चियंस के अलावा। तो वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी आपके तवज्जुह से उनसे गुजारिश होगी कि अमन के लिए अपना काम जारी रखें, और रमज़ान के बाद भी बड़े इवेंट्स आते रहते हैं, जैसे क्रिसमस का इवेंट आता है, उसके अंदर भी हमें मजहबी रवादारी को मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि ज़िले का अमन व अमान बरकरार रहे। जी, लास्ट में बहुत सारा कंसर्न ये पाया जाता है कि पुलिस जो है वो तंग करती है हमारे ताजरान को। ये जैसा एक टाइमिंग बनी हुई है, सुबह 8 बजे से 9 बजे से 6 बजे तक का एक टाइम है, तो उसके बाद जो है बहुत सारी ऐसी जगहों पर देखा गया कि पुलिस जो नाजायज़ तौर पर ताजरों को हिरासा करती है, और जो एक मिसाल के तौर पर ताजर तबका है उसमें जिसे कहते हैं बेचैनी सी पाई जाती है इस हवाले से। तो क्या आपका पुलिस के साथ इस हवाले से लाइजोन चल रहा है कि भाई आप इस चीज़ को कम अज़ कम जो ताजरों की शिकायत कम से कम, ताकि हमारा जो फैसलाबाद शहर जिस तरह कारोबारी है तो इसको मज़ीद फ्लरिश किया जाए, ना कि इसके ऊपर जो कदगने लगाई जाएँ। इसमें हजूर जो पॉलिसी है ना 6 बजे की, उसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे गर्ज़ किया कि कोरोना की सूरत हाल बहुत परेशान कुन हो चुकी हुई है। अब जो ताजरान 6 बजे वाली बात की पाबंदी नहीं कर रहे, उनको पहले तो हम समझाते हैं, उनको समझ नहीं आती तो फिर उनसे सख्ती से बात करनी पड़ती है, कार्रवाई भी करनी पड़ती है। तो जो ताजरान की आप शिकायत मुझे बता रहे हैं वो मेरे नोटिस में है। इसका बेहतर हाल ये है कि आपने जो भी काम करना है ना, बस 6 बजे तक क्लियर करें उसको। अल्लाह करे इस वेव से हम बाहर आ जाएं, तो फिर हमें भी ज़रूरत नहीं है आपके पीछे भागने की, आपको भी ज़रूरत नहीं है हमारे आगे भागने की। लेकिन ये है कि जब तक ये थर्ड वेव चल रही है तो 6 बजे की पाबंदी करें। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में फैसलाबाद डिवीज़न की क्या शहरियों के लिए क्या पैगाम देंगे, क्योंकि आपने बड़े हम्बली, बड़ा जिसे कहते हैं पोलाइटली इस शहर को डील किया, और आपकी जो ऑब्जर्वेशन थी आपकी बड़ी ज़बरदस्त रही, और शहर ने आपको बड़े अच्छे तरीके से वेलकम भी किया। तो क्या पैगाम देंगे हमारे फैसलाबाद में? बस फ़िलहाल तो यही पैगाम है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। कोरोना की बहुत ज़्यादा वबा फैसलाबाद में पाई जा रही है, हम सब की ज़िंदगी एट स्टेक है। अपने बुज़ुर्ग शहरियों को आप वैक्सीनेशन कराएं, उसका वो तरीक़ेकार वज़ा कर दिया गया, आप अपना SMS करके करा सकते हैं। और जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं वो समाजी फासले का ख्याल रखें, मास्क पहन के रखें, बगैर मास्क के घर से बाहर ना निकलें, बेजा तौर पे बाहर ना निकलें, बच्चों के साथ बाहर ना निकलें। अगर हम सब मिलजुल के कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह 15-20 दिन के अंदर हम इस थर्ड वेव से बाहर आ जाएंगे और ज़िंदगी अपने नॉर्मल सूरत हाल में आ जाएगी। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सुन रहे थे, बड़ी डिटेल के साथ हमने कोशिश की इस प्रोग्राम में तमाम चीज़ें जो कमिश्नर फैसलाबाद डिवीज़न साकिब मनान के मुतल्लिक़ थी उनसे पूछें और जानें, और आपको आगाही दें कि इस हवाले से जो अब तक की जो कारकर्दगी हमारी डिवीज़न इंतजामिया की वो क्या रही,
और उम्मीद करते हैं कि जिस उन्होंने कहा कि बहुत जल्द, जो बड़ी सबसे बड़ी अच्छी खबर थी, जो फैसलाबाद में वो सबसे बड़ी शिकायत है कि रोड्स जो टूटे हुए थे उनके ऊपर उन्होंने कहा कि ईद के बाद जो है मुकम्मल तौर पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है और उसका काम जो है ईद के फ़ौरन बाद शुरू हो जाएगा। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि काश्तकारों के लिए भी उन्होंने एक बाकायदा बोर्ड तश्कील दिया हुआ है, जो कोई भी काश्तकार, क्योंकि हमारे सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हमारे काश्तकारों की रसाई नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से भी उनके दरवाजे भी खुले हैं और बाकायदा जो है कोई भी शिकायत जो है उसको इंतजामिया मुकम्मल तरीके से सुन के उसके ऊपर अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन भी करवाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको नाज़रीन पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए सरदार अमीन खान जो दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।